नमस्कार मित्रों, अज्ञात क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समास के बारे में। दोस्तों, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि समास में प्रश्न किस तरीके से आते हैं। तो पहले अभी ये ध्यान करना चाहिए प्रश्नों के। पहला प्रश्न आता है, समास का अर्थ क्या होता है। एक आता समास की परिभाषा, एक आते हैं समास के प्रकार, ठीक है, एक आपके समास के विग्रह, ठीक है, एक समास का उदाहरण देकर के समास का क्या पूछते हैं, नाम, ठीक है। तो दोस्तों, मुख्य रूप से समास में ये प्रश्न है, समास का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, विग्रह, अर्थ, और आपसे पूछेंगे समास के कुल कितने भेद है। ये मुख्य रूप से ये सवाल पूछेंगे। दोस्तों, आज हम डिटेल से पढ़ेंगे समास के बारे में। तो समास के 2 वीडियो बनाएंगे। तो आपसे पहले प्रश्न है समास। समास का आपसे पूछना, समास का अर्थ क्या होता है। अर्थ संक्षिप्त रूप, या इसका दूसरा नाम है छोटा रूप। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त रूप या छोटा रूप। कैसे होता है, दान करिए। दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब ये बोलते हैं किताब इतना बड़ा मतलब वो इसका संक्षिप्त छोटा रूप को। छोटा रूप दोस्तों क्या हो, जैसे दही में डूबा हुआ, तो सीधा सीधा क्या आएगा, दही बड़ा। दही में डूबा हुआ दही बड़ा। अब एक और उदाहरण की बात करें, सीता का पति। इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा दोस्तों, सीता पति। दोस्तों, हम आगे पढ़ेंगे समास की परिभाषा। समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग को क्या कहते हैं, समास। देखो, शब्दों की जगह यदि वन आ जाए, वर्णों के योग को क्या बोलते हैं दोस्तों, संधि, ठीक है। अब आपसे अगला क्वेश्चन यहाँ पूछेगा, पदों के आधार पर समास। पदों के आधार पर कितने प्रकार का समास है दोस्तों। पदों के आधार पर समास होता है 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4। आपसे पूछना, कुल समास के भेद होते हैं। कुल समास कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 6 प्रकार का होता है। कुल पूछे समास कितने प्रकार के होते हैं, 6। पदों के आधार पूछे तो दोस्तों 4 प्रकार के। तो अब हम नंबर वाइज पढ़ेंगे डिटेल से। नंबर 1, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास दोस्तों, अव्यय का अर्थ क्या होता है, उपसर्ग। क्या होता है, उपसर्ग होता है, या इसका सार्थक अर्थ भी होता है। दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा। तो अव्ययभाव समास की परिभाषा होती है कि इसमें 2 पद होते हैं, नंबर पहला और नंबर दूसरा। तो पहला पद होगा उपसर्ग, दूसरा पद हो गया संज्ञा। जिस समास में पहला पद उपसर्ग हो, दूसरा पद संज्ञा हो, उससे क्या बोलते हैं, अव्ययभाव समास। एक ये विशेषता। नंबर दूसरी विशेषता,
एक जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति, एक जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति है। दो ही विशेष है अव्ययभाव समास की, दो विशेषता है, प्रथम पद उपसर्ग हो, दूसरा पद संज्ञा हो और एक जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति। अब दोस्तों हम इसके उदाहरण की बात करेंगे। अब इसके उदाहरण की बात करेंगे तो जैसे ये आएगा, यथा शक्ति प्रतिदिन अनुकूल, ठीक है। यथा प्रति अनु प्रत्यक्ष, ठीक है दोस्तों। और भी कई उदाहरण, तो यथाशक्ति, तो यथा दोस्तों क्या है, उपसर्ग है। प्रथम पद उपसर्ग हो, दूसरा पद क्या हो, दूसरा पद दोस्तों क्या हो, संज्ञा हो, तो ये क्या होगा, अव्ययभाव समास। यदि हम इसके विग्रह की बात करें तो इसका उल्टा लिखते हैं, यथाशक्ति, तो पद प्रधान पद कौन है, शक्ति, इसमें लिखना है शक्ति के अनुसार, इस तरीके से। दिन है तो प्रतिदिन, तो दिन आएगा, प्रतिकूल तो कूल के अनुसार, अनुकूल तो कूल के अनुसार, प्रतिकूल तो कूल के अनुसार, इस तरह से इनका विग्रह होगा। दूसरे शब्द है एक जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति। इसके उदाहरण की बात करना, जैसे ये लिखा हमने, दिन देश दिन, रात देश रात, ठीक है, वार देश वार, एक जैसे शब्द है। दिन के बाद क्या है दोस्तों, दिन, रात के बाद क्या है, रात, वार के बाद क्या है, वार, तो उसमें से दोस्तों कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास। तो दोस्तों अव्ययभाव समास में दो चीजों का ध्यान रखना, प्रथम पद उपसर्ग होगा, दूसरा पद क्या होगा दोस्तों, संज्ञा होगा, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। दूसरी विशेषता एक जैसे शब्दों की क्या होती है, पुनरावृत्ति, ये दोनों के उदाहरण। तो दोस्तों यहाँ तक अव्ययभाव समास पूरा हो गया, आगे समास की बात करते हैं। अरे बीच में है एक वाले के तो स्टार्ट करना है दोस्त को तो थोड़ी की देर में पूरे साल बिल्कुल रखे हम 50 के कर्मधारय समास। दोस्तों कर्मधारय समास में दो पद होते हैं, ठीक है, प्रथम पद, द्वितीय पद। अब ये जो है ना द्वितीय पद है ना, वो प्रथम पद की क्या बताता, विशेषता, क्या बताता विशेषता। द्वितीय पद प्रथम पद की क्या बताता, विशेषता। तो समास को दोस्तों क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास। और इसमें से तीन पद, उपमान, उपमेय, विशेषण और विशेष्य, ये दोनों भी आते हैं। तो मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है, इसमें दो पद होते हैं, द्वितीय पद प्रथम पद की विशेषता बताते हैं। कैसे बताते हैं, ये लिखो, श्वेत वस्त्र, नील कमल, कुपुत्र, ठीक है, श्वेत वस्त्र, नील कमल, कुपुत्र, चंद्र मुख, ठीक है, नील रत्न, ठीक है। अब दोस्तों मुख्य रूप से दो तीन उदाहरणों की बात करते हैं, बाकी आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ना है दोस्तों, उदाहरण पढ़ने। क्या पढ़ने हैं, उदाहरण। दोस्तों मैंने कहा ना द्वितीय पद पहले प्रथम पद की क्या बताता, विशेषता, वस्त्र, द्वितीय पद क्या, वस्त्र, वस्त्र कैसा, श्वेत यानी सफेद। तो दूसरा पद पहले पद की क्या बता रहा, विशेषता। नील कमल, कमल कैसा, नीला, तो कमल की क्या बता रहा दोस्तों, विशेषता। कुपुत्र, पुक्कु यानी क्या होता, खराब, पुत्र, पुत्र की विशेषता बता रहे, पुत्र खराब है। चंद्रमुख, मुख की विशेषता बता रहे, चंद्रमा के समान। नील रत्न, रत्न कैसा, नील, नील का मतलब नीला, रत्न की विशेषता बता रहा, सुमाता,
माता की विशेषता बता, माता सुने अच्छा, माता कैसी अच्छी, तो ये महाराजा। दोस्तों यह राजा की विशेषता, राजा कैसा महान, महान राजा। दोस्तों ये राजा की विशेषता बता, राजा कैसा महान। तो जिस समास में द्वितीय पद प्रथम पद की विशेषता बताए उसे कौन सा समास कहते हैं दोस्तों? कर्मधारय समास कहा जाता है। जब दूसरा पद प्रथम पद की विशेषता बताए दोस्तों उसे कौन सा समास बोलते हैं? कर्मधारय समास। अब तीसरे समास की बात करें, द्विगु समास। क्या होता है द्विगु समास? तो इसमें से ये ध्यान है, इसमें दो पद होते हैं, प्रथम पद, ठीक है, द्वितीय पद। प्रथम पद क्या होता है दोस्तों? संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है दोस्तों? संख्यावाची। द्वितीय पद क्या होता है दोस्तों? संज्ञा। द्वितीय पद क्या होता है? संज्ञा। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद संज्ञा हो, उसके द्विगु समास कहते हैं। क्या समास कहते हैं दोस्तों? द्विगु समास। इसके उदाहरण लिखेंगे, पंचवटी, नवरात्र, त्रिभुज, ठीक है, पंचवटी, नवरात्र, त्रिभुज। अब देखो पंचवटी, देखो दोस्तों इसमें प्रथम पद क्या है? संख्या। प्रथम पद क्या है? संख्या। द्वितीय पद क्या है? संज्ञा। तो मैंने बोला जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, द्वितीय पद संख्या हो, तो कौन सा समास है? द्विगु समास। नवरात्र, नौ रात, तो नौ क्या है दोस्तों? संख्या। रात क्या हो जाएगी दोस्तों? संज्ञा। त्रिभुज, तीन दोस्तों क्या हो जाएगी? संख्या। भुज क्या हो जाएगी दोस्तों? संज्ञा। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो और द्वितीय पद क्या हो? संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। दोस्तों परीक्षा में ये पूछना है आपसे, ये पूछे ना, एकादश, एकादश में समास कौन सा? तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष और द्वंद्व समास। अब दोस्तों एकादश, आपसे पहले ये आपने पहले पढ़ेगा कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो वो कौन सा समास है? द्विगु समास। परीक्षा में ये क्वेश्चन आएगा जैसे एकादश, तो दोस्तों अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, ये इनको सीधे देखते हैं, पहले एकादश तो पहला पद क्या? संख्या, तो सीधे सीधे पहले ऑप्शन पे जा जाते, क्या कर लेते हैं? द्विगु समास। दोस्तों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, अब एकादश का क्या होगा? एक और 10, दो पद अलग अलग हो गए। तो इसमें देखो पहला पद भी संख्या, दूसरा पद भी क्या है? संख्या। जिस समास में पहला पद संख्या हो, दूसरा पद भी संख्या हो, वहां द्विगु समास नहीं होगा। द्विगु समास के हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, द्वितीय पद क्या होना चाहिए? संज्ञा। तो यहाँ द्वितीय पद क्या है? संख्या, तो ये द्विगु समास नहीं होगा, और कोई भी समास हो सकता है। तो इसका क्या उत्तर आएगा? राइट, हम आगे पढ़ेंगे। मैं भी आपको बता देता हूँ, इसमें उसका सही उत्तर होगा द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास। तो द्विगु समास, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, द्वितीय पद संज्ञा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संज्ञा। वो कौन सा समास है दोस्तों? द्विगु समास। अब दोस्तों द्वंद्व समास की परिभाषा करेंगे। द्वंद्व समास, इसकी हमको दो तीन विशेषता याद रखनी। प्रथम विशेषता आएगी, इसमें विलोम शब्द होंगे, ज्यादातर ज्यादा शब्द क्या होंगे? विलोम शब्द होंगे। दूसरा इसमें आएगा बीच में क्या लगे होंगे? डेश लगा होगा, डेश भी होगा लेकिन दोनों तरफ क्या होना चाहिए? विलोम शब्द होने चाहिए। तीसरी स्टेट की विशेषता आएगी, दोनों पद संख्यावाची होने चाहिए। दोनों पद दोस्तों क्या होने चाहिए? संख्यावाची होने चाहिए। अब इसके उदाहरणों की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे हम? उदाहरण की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, जैसे माता, पिता,
दिन देश रात, शुभ देश लाभ, आए हुए। अब देखो दोस्तों, पहले द्वंद्व समास में मैंने पहले बताया इसका क्या होगा, द, वह, द और वह, यानी इसमें से एक के बाद वापस ये आ रहा है, मतलब इसमें क्या है कि विलोम आ रहे हैं। तो माता का विलोम क्या होगा दोस्त, पिता, दिन का, रात, शुभ का, लाभ, आएगा वह। तो पहला शब्द क्या आना चाहिए, ज्यादातर 90% इसमें क्या आएंगे, विलोम शब्द। बीच में क्या दिया होगा, देश दिया, ऐसे दे सकते हैं, राजा, रंग, सीधा सीधा राजा का विलोम शब्द क्या होगा, रंग। तो इसमें से सीधा सीधा भी शब्द आ सकता है। दूसरा केस में क्या दिया हुआ है, देश दिए, तो ये देश आ गया। अब दोनों पद संख्यावाची, अभी मैंने लिखा था। तो इसमें से दोस्तों क्या होता है, 11 दोस्तों, इसमें से क्या दो पद होंगे, जिसमें मैंने लिखा था अष्टादश में क्या होगा, 8 और 10, 8 और 10। तो दोनों पद जब से, अभी हमने लिखा था ना एकादश, 1 और 10, मतलब ये दोनों पद, प्रथम पद और द्वितीय पद, जब दोनों पद संख्यावाची होते हैं तो द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, जिसमें मैंने लिखा दोनों पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची। जिस समास में दोनों पद संख्यावाची हो दोस्तों, वो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। हम लाइट समास, एक और समास होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, अब दोस्तों बहुव्रीहि समास की बात करें ना, तो इसमें से क्या है कि एक ही लाइन आता है, देवी देवता राक्षस और विश्व में प्रसिद्ध वस्तुओं के नाम, विश्व में प्रसिद्ध वस्तु हो, ठीक है। और एक इसमें आएगा देवी देवता के नाम, राक्षसों के नाम, विश्व में प्रसिद्ध हो, तथा तीसरा अर्थ क्या करे, प्रदान करे। जिस समास में तीसरा अर्थ प्रदान हो तो उसमें कौन सा समास आएगा दोस्तों, बहुव्रीहि समास। जैसे आपसे पूछेंगे ना, नीलकंठ, ठीक है, दशानन, ठीक है, और आपको बोले पीताम्बर, लंबोदर, ऐसे बहुत सारे होते हैं। देवी देवताओं के नाम में आपसे पूछे ना, तो कुछ देवी देवता के नाम लिखो, पूजा, दुर्गा, अर्चना, और भी कई देवता के, राम, लक्ष्मण, विष्णु, शिव, कई देवी देवताओं के नाम आए। राक्षसों के नाम भी वस्तु विश्व में प्रसिद्ध है। आपसे पूछे ना, जैसे महात्मा गांधी, गंगा नदी, ऐसे बहुत सी चीजें जो विश्व में एक भी हो, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, प्रसिद्ध भी होनी चाहिए। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, नीला है कंठ। अब देखो इसमें तीसरा अर्थ नीला कंठ किसका हो सकता है दोस्तों, आपको पता है शिव जी का। नीलकंठ, नीला कंठ अर्थात इसमें दशानन, 10 अस्त्र अर्थात रावण। पीताम्बर, पीले वस्त्र अर्थात विष्णु। आपसे पूछेंगे लंबोदर, लंबा है उधर यानी पेड़, तो गणेश जी। ये मुख्य रूप से ये चीजें आपको ध्यान रखना। जिसमें देवी देवताओं के नाम आपको सीधे, जिसमें आपसे सीधे परीक्षा में पूछे ना, जैसे रामदेव जी, सीधे सीधे आपके दिमाग में आएगा रामदेव जी क्या एक देवता है, तो किसमें आएगा, बहुव्रीहि समास में। देवी के नाम, देवता के नाम, राक्षस के नाम, विश्व में कोई चीज प्रसिद्ध हो तथा उसके तीसरा अर्थ प्रदान हो, वो दोस्तों कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। अब लाइट समास की हम बात करेंगे।
तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है दोस्तों, कारक चिन्हों और विभक्तियों के बारे में बताया गया। जिस समास में कारक चिन्हों और विभक्तियों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको कौन सा बताते हैं, तत्पुरुष समास बताते हैं। कौन सा कहते हैं, तत्पुरुष। जैसे मैं कुछ लिखता हूं, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान सती का शब्द। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता, राम ने रावण को लाठी से मारा, पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है, रसोई घर। ठीक है। अब दोस्तों जैसे मैंने लिखा ना, राम ने रावण को लाठी से मारा। अब देखो यहाँ क्या, राम क्या करता, कर्ता ने राम ने कर्म को यानी रावण को कर्ण से यानी लाठी से। तो जिस समास में कारक चिन्हों का बोध होता हो उसको दोस्तों तत्पुरुष समास कहा जाता है। देखो, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। अब अलग अर्थ है ना अपादान से, तो इसमें इससे कौन सा कारक आएगा, अपादान। अलग अर्थ होने में क्या आएगा, कौन सा कारक है, अपादान कारक। अपादान कारक किसमें होगा, जो स्थिर हो ना, पेड़ से जो शब्द स्थिर हो उसमें कौन सा कारक होगा, अपादान। न कि पता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। अलग होने के अर्थ में नहीं, जो चीज स्थिर होती है उसमें कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। समास का क्या नाम आएगा, तत्पुरुष समास। रसोई घर, तो इसका यदि हम विग्रह की बात करें ना, तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो इसमें दोस्तों के लिए आ रहा है, तो इसमें कारक चिन्ह। जिस समास में कारक चिन्ह है, विभक्ति है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। इसके लिए हम लिख सकते हैं स्नान घर, स्नान के लिए घर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। तो दोस्तों आज हमने समास के सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा। कल हम समास के विग्रह के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।